जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए और मेहनत करते रहिए ताकि सफलता आपको मिल जाए। तो फिर आज हम लोग, जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा हम लोग पढ़े थे, और लगभग आज ये हम लोग का फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का हम लोग का यह आज ये अंतिम 2 चैप्टर बचा, जो प्रकाशी है और उसके बाद फिर एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, प्रकाशी है और एक चैप्टर लास्ट है आपका तरंग गति। ठीक, तो ये 2 चैप्टर बचे थे और ये दोनों चैप्टरों को आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो हम लोगों का ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बड़वाल की है, इनका पूरा फिजिक्स हम लोग पढ़ लेंगे, यानी भौतिक विज्ञान कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अब रसायन विज्ञान पे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, जो भी भाई बहन पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर अब हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिएगा, पहला चैप्टर आज का है प्रकाशिकी। चलिए अब इसके बारे में, प्रकाश के बारे में तो लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, बट हम लोग आज उसको फिर से रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो प्रकाश तंतु होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अपने दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहा कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अब मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जैसे कि धूप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूर दरी सड़कों पर हम देखते हैं तो हमें पानी दिखाई देता है, यानी कि सड़क पे जब चलते समय जब हमको दिखाई देता है पानी, तो किसका कारण होता है? मृग मरीचिका, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेत में देखते हैं दूर दिखाई देगा हमको पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पानी नहीं रहता, रेत ही रहता। तो वही होती है आपकी मृग मरीचिका। वो किसके कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन करा कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्ध्य और वेग, यानी कि जो प्रकाश की तरंगें हैं वायु से कांच में जब प्रवेश करती हैं तो उनके तरंग दैर्ध्य और वेग जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। यानी कहने का मतलब कि जो प्रकाश के तरंग है वायु से जब कांच में प्रवेश करेंगे तो क्या क्या परिवर्तित होगा, उन पर क्या प्रभावित होगा, तो तरंग दैर्ध्य और जो वेग होगा उनका परिवर्तित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से दोनों कन्फ्यूजन करने वाला चीज़। देखिए कह रहा कि पहला यहाँ से देखिए कह रहा कि प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर किस में परिवर्तन होगा, किस गुण में प्रभावित होगा, तो तरंग दैर्ध्य और वेग में। और ऐसा कौन सा गुण जो प्रभावित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, तो क्या है? आवृत्ति। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, अगले क्वेश्चन पे। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है भाई? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
आगे देखिएगा करा कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है आईएमपी, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। करा कि प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नियान गैस का। कौन सा गैस का, तो नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी है, जैसा कि अभी आप लोगों को एग्जाम होने वाला है। कह रहा है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग देखे होंगे जहाँ पे खतरे का निशान होता है अधिकांशतः वहाँ पे लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य इतना ज़्यादा है कि दूर से भी ये दिखाई देती है। बाइक के पीछे बैक लाइट में, 4 व्हीलर के बैक लाइट में, मतलब कि हर जगह ये ब्लैक रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है और दूर तक दिखाई देता है हमको, और ये जल्दी दिखाई देता है। और बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा किसका होता है तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का, सबसे कम बैगनी रंग का। ठीक है, ठीक इसी का अपोजिट आ जाता है एक ठो, उसको भी आगे देख लेंगे हम लोग। चलिए कह रहा है कि क्षितिज के समीप, क्षितिज देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। जब क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। किसके कारण होता है भाई, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो क्या दिखाई देते हैं, दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है। अभी सूर्य उगा नहीं रहता, लेकिन उसके ठीक पहले ही हमें दिखाई देने लगता है कि सूर्य उग गया है। सूर्य डूबा नहीं है, ठीक है, सॉरी उगा नहीं है, उगा नहीं है, उसके पहले ही हमें दिखाई देता है कि सूर्य उग चुका है। तो क्यों, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले ही कुछ समय ही हमें सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब देखिए यहाँ से मैंने बताया था ना विपरीत का, प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, तो लाल का। और अभी तरंगदैर्घ्य था, तो तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होता है, तो लाल का होता है। तो ये दोनों में आप कंफर्म कर लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। जब प्रकीर्णन की बात आएगी तो सबसे कम होगा, जब तरंगदैर्घ्य की बात होगी तो लाल रंग सबसे अधिक होगा। आगे चलते हैं। कहा कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग की घटना के कारण दिखाई देते हैं, बहुलित परिवर्तन और व्यतीत के कारण। साबुन के पतले झाग में, जब पतला झाग होता है में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है, तो उसमें आपको एक चमकदार रंग दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। इसलिए हमें वो चमकीला दिखाई देता है, जब उभरा हुआ दिखाई देता है, जैसे लगता है कि छोटा छोटा गुब्बारा है, और उसमें देखेंगे तो चमकीला दिखाई देता है हमको। चलिए आ जाते हैं आगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, भैया ये तो सभी को याद होना चाहिए। स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है कि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब ना आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रकाश तरंगों के द्वारा। किसके द्वारा संकेत प्रदान किया जाता है, तो प्रकाश तरंगों के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए कह रहा है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या क्या होगा, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, सॉल्ट में, तारपीन का तेल में, नायलॉन में,
तो निर्वात में सबसे ज़्यादा पूछता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक? ठीक है, ये देखिए निर्वात में है और ये जल में। और उसके बाद आ जाता है कांच में। कांच में क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब रॉक सॉल्ट में क्या होता है? 1.96 × 10⁸। जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें कितना होता है प्रकाश की चाल? तो 1.96। तारपीन का तेल, जो तारपीन का तेल होता है उसमें 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और नायलॉन में क्या होता है कि 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रकाश की चाल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, कह रहा है कि परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। जो कैमरा का फिल्म होता है आँख की रेटिना के बराबर का होता है। अगला क्वेश्चन, इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही इंडोस्कोप काम करता है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। जिस रंग को वह परावर्तित करता है, यानी कि किसी अपारदर्शी, आर पार के दिखाई न देने वाले वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। आगे देखिएगा, करा हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। अब हीरा क्यों चमकता है? तो उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उनकी चमक बढ़ जाती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो हीरे में। प्रकाश की गति सबसे कम किस में होती है? तो हीरे में। अस्त होने पर सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य अस्त होने के पहले ही लाल दिखाई देता है और उदय होने पर भी स्टार्टिंग में ही वो लाल दिखाई देता है। तो किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रकाशित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? रोस्टर स्कैन कहलाता है। अगला, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। चलिए आ जाते हैं आगे, देख लेते हैं। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वायु के त्रिविमी 3D, यानी कि जिसे हम लोग 3D बोलते हैं, वस्तु के, सॉरी वायु नहीं वस्तु, बहुत सारी भाई मिस्टेक हो गया, आज ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, प्लीज़ एक बार आप लोग सभी लोग माफ़ कर दीजिएगा। बट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंग दैर्ध्य से। किससे भाई? उसके तरंग दैर्ध्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस। तो कौन सा होता है भाई? उत्तल लेंस। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन इस पेज का, कह रहा कि यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। चलिए आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, सॉरी अगले पेज पे। कह रहा कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों संकेतों का प्रेरण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति पांडुलम का। किसका प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मांडुलन। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी को अपना पूरा फिगर देखना है तो उसके ऊंचाई के आधी का कांच होना चाहिए ताकि वो अपना ऊंचाई का पूरा हाइट अपनी देख सके। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे जाते हैं, आगे आ जाते हैं भाई। देखिए कह कि दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है। किस प्रकार का बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला रंग की प्रकाश की ऊर्जा की सर्वाधिक होती है। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या मतलब, इसका क्या कारण है? इसमें देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। जैसे वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या था? वायु में उपस्थित धूल कण। आंतरिक यात्री को आकाश का गंगा, एक बार फिर से देखिएगा, कह रहा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है भाई, आप इसको ध्यान रखिए। कह रहा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस को। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। अब लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। आगे देखिएगा, कह रहा है कि विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य। देखिए बैगनी का तरंग दैर्ध्य और लाल रंग का, बैगनी का सबसे कम, लाल का सबसे ज़्यादा। देखिए याद करने का कि बैनिया हपिलाना या बैजनी हपिनाला या बैनिया हपिनाला, जो कह करके आप उसको याद कर लीजिए और ये याद हो जाएगा। बैजनी या बैनिया हपिनाला जो आपको लगे, या विवजी और याद कर लीजिए एक सीरियल वाइज से। ठीक है, तो ये इसके तरंग दैर्ध्य हैं, आप इसको देख लीजिएगा और इसका PDF हम दे देंगे आपको।
और बाकी जितने भी पिछले क्लास का PDF नहीं मिला था सबको अपलोड कर दिया। आप लोग टेलीग्राम में जा कर के ज्वाइन करके उसको ले सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं भाई। करा कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर। जो धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी, अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इस पे तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। जंतु में वायु का बुलबुला जंतु ने जल में, बहुत गलती पढ़ ले रहे हैं आज, प्लीज सो सॉरी भाई। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किस तरह, अवतल लेंस की तरह। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण का। किसका भाई, अवतल दर्पण का। ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसका प्रयोग पूछता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अवतल दर्पण का कहाँ होता है। करा कि रमन प्रभाव, क्या करा कि रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है, तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगला देखिएगा, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए CD व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। किसका, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला देखिएगा, करा कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रदर्शित करता है, सफ़ेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका सफ़ेद हो जाएगा। अगला, मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो लगभग 8.5 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट लगता है। अब ये देखिएगा थोड़ा सा बॉक्स में है, इसको बहुत जरूरी है, आप देख लीजिएगा। करा कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते ठीक है भाई। चलिए एक बार फिर से यहाँ से देखते हैं, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब उसकी अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपनी विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो ये रंग समूह होता है वह वर्ण क्रम कहलाता है, और ये जो अभिक्रिया हो रही है यानी कि विभाजित हो रहा है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कई रंगों में विभाजित हो रहा है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है, तो 1.3 सेकंड में। चंद्रमा से प्रकाश 1.3 सेकंड में सूर्य की पहुंच जाती
अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रधनुष के तरंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो अभी मैंने बताया ना कि ट्रिक याद करिएगा, वीव और या बैनी हैप्पीलाला, बैनी हैप्पीनाला, बै से बैजनी बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो बैजनी हैप्पीनाला। चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे भाई। करा कि इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित की जा सकता है? तो अवतल दर्पण की सहायता से। किसके सहायता से? अवतल दर्पण की सहायता से। अगला क्वेश्चन क्या करा है, करा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख का क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? तो पराबैंगनी किरणें थी। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, पराबैंगनी किरणें। और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। करा कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र कैसा प्रतीत होता है? तो नीला प्रतीत होता है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया और हम लोग आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पर। और भाई आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ जो भी भाई पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, जो भी भाई बहन पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और सभी बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा, ताकि आप रिवाइज करें तो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। चलिए, तरंग गति ये लास्ट चैप्टर है, वेव स्पीड। करा कि रात्रि दृष्टि उपकरण, देखिएगा, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? तो अवरक्त तरंगे होती है। कौन सी तरंगे? अवरक्त तरंगे होती है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। कितना? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन, आंतों से संबंधित रोगों से निदान में कौन सी किरणें प्रयोग किया जाती है? तो एक्स किरणें। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। इन सभी को दूर भगाने के लिए हमें अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका, कहा कि समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। जब समीप आती है तो उसकी आवाज़ बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। किन किरणों का? एक्स किरणों का। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। करा कि अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण तथा अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्वनि की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और भूकंपीय तरंगों में यस तरंगे अनुप्रस्थ है, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे तरुदैर्ध्य है। डोरी युक्त
डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, बीड़ा, ये सब क्या है? अनुप्रस्थ है। और ये जो तरंगे होती हैं यानी कि सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अल्ट्रासाउंड की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का। किसका? रेडियो तरंगों का। परावैंगनिक किरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें एवं गामा किरणों को तरंगदैर्ध्य के आरोही क्रम क्या है? तो गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, फिर सूक्ष्म किरणें। तो सबसे पहले गामा किरणें आ जाएंगी, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद परावैंगनिक किरणें, उसके बाद सूक्ष्म किरणें होती हैं। चलिए आ जाते हैं आगे हम लोग। अब प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब इनके कुछ खोजकर्ता है और उपयोग है। करा कि गामा किरणें की खोजकर्ता किसने की थी? गामा किरणें की खोज किसने की? हेनरिक बेकुरेल। गामा किरणें की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुल ने किया था। एक्स किरणें की तो डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने किया था। परावैंगनिक किरणें जोहान रीटर। दृश्य किरणें न्यूटन और अवरक्त विकिरण विलियम हर्शेल। और लघु रेडियो तरंगे की आविष्कार किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी ने किया था। तो भाई इनका हम पीडीएफ आपको दे देंगे, एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। करा कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत में परावर्तित होती रहती हैं? तो आयन मंडल में। किस में भैया? आयन मंडल में। कुलिज नलिका यानी कि ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए काम किया जाता है? तो एक्स किरणों का। कोबाल्ट 60 सामान्य विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। किसके कारण? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे यानी कि ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगों का या माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी व्यक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। क्या होता है? अवरक्त किरण का। किसका? अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर भृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्ध्य कहते हैं। उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। चले भाई, तो ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। और आज हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान भी पढ़ करके समाप्त कर लिए हैं। तो अब आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। और हम लोग कल रासायनिक विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें भी आप लोग अपनी राय दीजिएगा। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी भाई बहन पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों को शेयर करिएगा और ख़ुद को बताइएगा कि क्लास इस चैनल पर चलता है और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।